गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन इसका वीडियो भेजा है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे संवाद लेखन कैसा लिखा जाता है, अनुच्छेद लेखन किस प्रकार लिखा जाता है ना। तो उसमें भी लिखते समय विराम चिन्हों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे और लिखते ही जाएंगे तो हमें वाक्य में क्या भाव है, वाक्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए अभी हम देखते हैं विराम चिन्ह। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कुछ विराम चिन्ह, तो आइए इन्हें देखते हैं और समझते हैं। लीजिए अल्प विराम यानी कॉमा, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, उप विराम यानी दो बिंदी हम जो लगा रहे हैं, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, अवतरण, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्टक। तो इस प्रकार के हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जब हम संवाद लेखन लिखते हैं या हम कुछ पढ़ते हैं, तो हमें इन चिन्हों का ध्यान रखते हुए लिखना और पढ़ना चाहिए। हम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देख लेते हैं इनकी आवश्यकता। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह की आवश्यकता, इसकी परिभाषा और प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ। विराम का अर्थ, इसका अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत के समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देने या समझाने आदि के लिए रुका जाता है। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या बनेगी? लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। या लिखित भाषा में या हम पढ़ते हैं तभी भी हमें इन चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों या संकेतों को भी विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम आज पढ़ेंगे योजक चिन्ह। ये क्या होते हैं? योजक जैसे नाम से ही है, योजक यानी जोड़ने वाला। यह दो शब्दों के बीच में आकर योजक का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। कैसे, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं हम? देखिए, योजक चिन्ह यानी हाइफन जो हम लगाते हैं, इसका प्रयोग सामासिक शब्दों के बीच, विशेषकर द्वंद्व समास के शब्दों के बीच होता है। तो आप इतना ध्यान न देके सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि दो शब्दों के बीच में हम इसको लगाते हैं। लेकिन वो दो शब्द कौन कौन से हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। योजक चिन्ह या हाइफन मार्क को बोलते हैं, यह दो शब्दों के बीच में आकर जोड़ने का काम करता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों के बीच, विशेष रूप से द्वंद्व समास के शब्दों के बीच होता है। लगातार दो बार आने वाले शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देख लेते हैं। जैसे आना जाना, पेड़ पौधे, दिन रात, छोटा बड़ा, चाय कॉफी, इन सब के बीच में देखिए आपने योजक चिन्ह लगा हुआ है। वाद विवाद, राम लक्ष्मण, सुख दुख, माता पिता, हंसी मजाक, तो इनके बीच में योजक चिन्ह ये कहलाता है। और देख लीजिए, जैसे जो एक जैसे दो शब्द साथ में आते हैं, क्या कहते हैं हम इन्हें? पुनरुक्त शब्द। लगातार दो बार आने वाले शब्दों के बीच में भी हम इन्हें लगाते हैं। जैसे साथ साथ, अलग अलग, डरते डरते, कोने कोने में, समय समय पर, हंसते हंसते, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। योजक चिन्ह, एक और जगह योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, यह है किसी से तुलना करने या समानता बताने के लिए। सा, सी, से, इन शब्दों से पहले। जैसे लता की बोली कोयल सी मीठी है, कोयल सी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। आजकल राम सा आज्ञाकारी पुत्र मिलना कठिन है, तो राम सा, तो यहां हम देख लेते हैं कोयल सी और राम सा, यहां पर आप देखेंगे तो योजक चिन्ह बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे शब्द
तत्पुरुष समास के या ऐसे कोई शब्द जिनमें भ्रम होने की संभावना हो, कंफ्यूजन होना। जैसे भू तत्व, यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो हम उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, मगर यदि हम योजक चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे भूतत्व, तो उसमें भूत समझ में आएगा, वो शब्द भूत होने का भाव आ जाएगा। इसीलिए हम फिर उसके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह लगाया जाता है जैसे चित्र वर्णन, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्र ध्वज, व्यापार मेला, विषय विस्तार, शुल्क मुक्ति, कुछ ऐसे शब्द जिनके बीच में कुछ छुपा रहता है। जैसे चित्र का वर्णन, का छुपा हुआ है, चित्र वर्णन कीजिए, या चित्र का वर्णन कीजिए तो का छुपा हुआ है। तो ऐसे भी कुछ जो शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक जैसा ही निर्देशक चिन्ह होता है, डैश कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, और इसका चिन्ह देखिए ये कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। निर्देशक चिन्ह, जब किसी के बारे में निर्देश किया जाता है तो निर्देशक चिन्ह डैश का प्रयोग होता है। अब कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण देते समय यदि हम जैसे लिखते हैं तो जैसे के बाजू में हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा लंबा बनाते हैं उसे। उदाहरण, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हम वर्तमान काल की परिभाषा यदि पढ़ते हैं और फिर उदाहरण देते हैं जैसे, तो जैसे के बाद हमने क्या लगाया है, निर्देशक चिन्ह। बच्चे नाटक देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। यदि हम संवाद देख रहे हैं, लिखा हुआ है, जैसे हमने अभी इस पाठ में हमारा देखे थे, हमारे साथी हमारा जीवन पाठ में, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी बातचीत चल रही हो तो जो बोलने वाला है उसके नाम के बाद में हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे राजू कह रहा है दादाजी से, दादाजी, और फिर अल्प विराम लगा हुआ है, अल्प विराम यानी कॉमा, मेरे लिए बाजार से क्या लाए, प्रश्नवाचक चिन्ह। दादाजी, निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है, तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया हूँ, पूर्ण विराम। तो यहाँ पर बहुत सारे हमने चिन्ह समझ में आए, देखे हमने, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, ये सब हम संवाद में लिखते समय और बोलते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और कहाँ हम प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह, किसी महापुरुष या लेखक के कथन के बाद उनके नाम से पहले, या किसी पुस्तक का नाम लिखकर उसके लेखक के नाम से पहले। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं कि किसी ने कहा, किसी ने लिखा है कि साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है, और डैश करके हम उनका नाम लिखते हैं। ये किसने कहा है, ब्रज किशोर पाठक ने। और एक वाक्य देखिए, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है, यह वाक्य किसने कहे हैं, आचार्य मनु ने। तो इन दोनों वाक्यों के बाद जब इनके कहने वाले, इनके लेखक या महापुरुष का जब हम नाम लिख रहे हैं तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गोदान के लेखक हैं, निर्देशक चिन्ह लगाकर हमने उनका नाम लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद। और निर्देशक चिन्ह कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी विषय के भेदों का निर्देश करते समय। जैसे हम बता रहे कि उसके प्रकार है, क्रिया के दो भेद है या दो प्रकार हैं, ऐसा लिखते हैं और फिर हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ऐसे नाम लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। तो विवरण चिन्ह भी लगभग आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको गलतफहमी हो जाती है कि कहाँ लगाया है कहाँ नहीं लगाया हुआ है। तो एक बार विवरण चिन्ह भी देख लेते हैं, दो बिंदी और एक छोटा सा डैश। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग कई बार निर्देशक चिन्ह के स्थान पर किया जाता है। कभी कभी निर्देशक चिन्ह लगाते हैं और कभी कभी विवरण चिन्ह भी लगाते हैं। कहाँ कहाँ पर, जब किसी विषय का विवरण यानी डिटेल्स देते हैं हम, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डिटेल देना है मान लो हमें, जैसे जब वाक्यों में निम्नलिखित शब्द लगाकर कोई विवरण दिया जाता है। एक प्रश्न आता है पेपर में, पेड़ों से हमें निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, फिर हम विवरण चिन्ह लगा देते हैं, फिर हम उनके नाम लिख सकते हैं वस्तुओं के, अल्प विराम लगा के, कॉमा कॉमा लगा के हम उन वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं, फिर विवरण चिन्ह लगाया हमने और हम कॉमा कॉमा लगा के नदियों के नाम लिख सकते हैं।
और कहाँ लगाते हैं विवरण चिन्ह? शीर्षकों के बाद, जब हेडिंग्स देते हैं उसके बाद में। मेन हेडिंग्स रहती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम इसके बारे में यदि लिख रहे हैं तो उसके बाजू में हम विवरण चिन्ह लगा लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे हमने लिखे उसके बाजू में हम विवरण चिन्ह लगा लेते हैं। जिसके बारे में हमको हेडिंग दे रहे हैं उसके बाद में हम लगाते हैं। इसी के जैसा एक होता है उपविराम चिन्ह। इसमें 2 बिंदी ऊपर और नीचे लगाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करने या प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कोई शीर्षक दिया हुआ है, किसी पुस्तक में नाम दिया हुआ है मोबाइल, उपविराम चिन्ह लाभ और हानियां, यानी इसका टॉपिक का नाम हमने उपविराम चिन्ह के साथ लगाए। कंप्यूटर, 2 चिन्ह लगाए हमने ऊपर और नीचे बिंदी लगाकर, इसे उपविराम चिन्ह कहते हैं। आज की आवश्यकता। यज्ञ, उपविराम चिन्ह लगाकर एक समग्र उपचार प्रक्रिया, ये नाम है, ये शीर्षक है। तो शीर्षक भी कभी कभी जब हमको लिखना रहता है तो हम इस प्रकार से शीर्षक लिखते हैं। और कहाँ लिखते हैं हम उपविराम चिन्ह? डायरी लेखन में, दिनांक के बाद। जैसे हम दिनांक लिखे उसके बाद में हम उपविराम चिन्ह लगाकर दिनांक लिखते हैं, 11 जून 2017, या आज की जैसे दिनांक है 16 जुलाई 2020, ऐसे हम दिनांक लिखते हैं। उपविराम चिन्ह और लगाया जाता है संवाद लेखन में। नाटक में निर्देशक चिन्ह के स्थान पर भी हम लगा सकते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक कह रहे हैं बच्चों, फिर अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। छात्र, फिर उपविराम चिन्ह। गुरुजी, अल्प विराम चिन्ह। मुझे कल बुखार था, पूर्ण विराम लगाया हमने, इसलिए कार्य पूरा नहीं कर पाया, पूर्ण विराम। तो हम इस प्रकार से संवाद लेखन में भी उपविराम चिन्ह को लगाते हैं। उपविराम चिन्ह एक और जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, वह है किसी कहानी के अंत में, जब हम शिक्षा बताते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने के लिए हम कहते हैं शिक्षा, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा, उपविराम चिन्ह, एकता में ही बल है। कोई कहानी है उसकी शिक्षा हमको मिलती है, एकता में ही बल है। तो इस प्रकार कुछ चिन्ह है जो हम एक। हाँ, तो इस प्रकार ये विराम चिन्ह है और इन चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको बताया गया है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए और सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाकर उसका उसी हिसाब से आपको वाचन करना है। तभी आपकी जो रीडिंग है, आपका जो वाचन है वो प्रभावी बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको विराम चिन्ह की पहचान भी ठीक से हो जाएंगी। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।